Hello, I'm audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. So, so good evening. Good evening, sir. So do we have any procedure or shall we start the Yes, sir. session? I'll just start away with the session. नमस्कार, आप सभी का इंडियन यूथ कैबिनेट द्वारा आयोजित युवा संवाद में तहे दिल से स्वागत है। भारत के सभी युवाओं को एक साथ लाने के लिए और जागरूक करने के लिए इस छोटी सी कोशिश में आपका साथ हमारा उत्साह बनाए रखता है। तो आइए सबसे पहले मैं आप सभी को इंडियन यूथ कैबिनेट से अवगत करा देती हूँ। इंडियन यूथ कैबिनेट युवाओं द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न सत्रों पर युवाओं को राष्ट्र सेवा का अवसर देती है। सामूहिक युवा प्रगति के लक्ष्य के साथ हम कई आयोजन आयोजित करते आ रहे हैं और आपके सहयोग के साथ आगे भी करते आएंगे। इंडियन यूथ कैबिनेट 5 विशेष लक्ष्यों पर केंद्रित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल, एक भाषा एक भारत, मेड इन इंडिया, प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आज के इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी होना लॉकडाउन के समय में और भी आवश्यक हो गया है। साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी। जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और लगातार इंटरनेट यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उस स्तर पर इंटरनेट पर प्रतिदिन फ्रॉड, हैकिंग और डाटा लीक के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी से हमें सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी द्वारा इन गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ताकि इन खतरनाक साइबर अटैक्स को रोका जा सके। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गौरव रावल जी। वे इंदौर पुलिस के साथ साइबर क्राइम सिक्योरिटी ट्रेनर की तरह वर्तमान में काम कर रहे हैं, जहां वो सभी नए कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स को क्राइम की जांच के तरीकों से अवगत कराते हैं। आजकल सोशल मीडिया फ्रॉड से संबंधित लगातार शिकायतों के मद्देनजर वह उत्कृष्ट भारत कैंपेन के तहत जागरूकता जागरूकता सत्र आयोजित करा के साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी के बारे में सभी लोगों को जागरूक कराने के लिए कार्यरत हैं। खासकर महिलाओं को ऑनलाइन भेद्यता को रोकने के बारे में वेबिनार के माध्यम से गौरव जी सभी को सूचित कराते आ रहे हैं। अब गौरव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so very much. So first and all, I would like to give my sincere thanks to the Indian Youth Cabinet or the people behind this, and then your whole committee and your technical team who gave me this opportunity to come here and then share some of my experiences and then some of my reflection towards the cybercrime and its emerging threats. So I am Gaurav Rawal. I am basically academician come corporate trainer. So since last 7 years, I'm working with Indore Police and two of that police training institute here in Indore. Along with that, I have started my career 17 years back as a lecturer in the Department of Computer Science, and since last 9 years, I am working as a head of the department in one of the college. Uh, to know this emerging threats which is coming very soon and very fastly, quickly to the society. So we have started working since the 2013, and we are conducting various campaigns and various seminars and workshops in various institutions, non-profit organizations, also NGO also, and some of the clubs like Rotary clubs and the Lions Club also. But that were we are very often do in a once a month or twice a month. But after the post-COVID situation, now the scenario and paradigm is totally changed. So first and all, I would like to give you the brief or a short introduction about what we are facing with right now. So I'm just asking you, am I comfortable with all you people with English, or I may use some Hindi also? So you can talk in both languages. Like, Fine. That is right, because I know I may not aware of that how much how many the audience and their region. So that is why I am using English. So it would be more communicable to the people concerned.
Otherwise, I am as much as good in Hindi also. हमारी राजभाषा है और मातृभाषा है. So उसमें भी हम लोग बात करना चाहिए, एंड स्पेशली इन केस ऑफ द पुलिस. तो हमारा जितना भी राजकीय कार्य होता है वो सब हिंदी भाषा में ही होता है, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन हो, बजट हो, किसी भी तरह की नोट शीट्स हो, तो हमें उस तरह से ही सारे मामले संज्ञान में देना पड़ते हैं. सो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सिचुएशन अभी क्यों हम फेस कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट वी आर फेसिंग विद. सी, ह्यूमन नेटवर्किंग इज नेवर बिफोर व्हिच वी आर वर्किंग राइट नाउ. सो अभी आज के पहले हमारी जो कम्युनिकेशन था, आदान प्रदान था, ऑनलाइन प्रेजेंस थी जो हमारी वर्चुअल वर्ल्ड में. देयर आर टू वर्ल्ड, दैट इज वन इज वर्चुअल वर्ल्ड एंड वन इज रियल वर्ल्ड, जिसमें हम और आप सर्वाइव करते हैं, हम लोग जिसमें वी आर लिविंग विद. अनदर वर्ल्ड, it was also a parallel working since so long, but we were not totally or 50% or 70% shifted on that world. That is something called the virtual world, जिसको हम बोलते हैं आभासी दुनिया. सो जब हमारी वर्चुअल वर्ल्ड में प्रेजेंस बड़ी है, जहां पर हम लोग चैटिंग के माध्यम से, चाहे हम इंटरनेट सर्फिंग के माध्यम से, चाहे हम वेरियस सोशल साइट्स के माध्यम से एक दूसरे के थॉट्स, विचार, आदान प्रदान, हमारे रिसर्च वर्क हम लोग कर रहे थे. ये पोस्ट कोविड, प्री कोविड सिचुएशन के पहले उतना हमारा जो रेशो था, इट वाज 40 to 60%. तो 40% पीपल आर ओनली डूइंग दैट वर्क, like people like the youngster, you and me, and then few of accommodation and then technocrats. But after the COVID situation, now the paradigm is totally shifted to 70-30%. Now 70% of our work is transferred to virtual world, or we can say the digital world. सो अब हम चाहे वो हमारा केवाईसी अपडेट हो बैंक में, चाहे हमारा किसी भी तरह का फाइनेंशियल हमारा ट्रांजेक्शन हो, चाहे हमारा इनकम टैक्स रिटर्न हो, चाहे हमारा सेल टैक्स रिटर्न हो, चाहे हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म हो, हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग नाउ वी आर शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, एंड इट विल रिमेन अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम. अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कुछ केसेस हमारे जो रीजनल या स्टेट वाइज कम आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा कंट्रोल हुई सिचुएशन, बट ये एक साल या कुछ आगे तक रहेगा. So now we have to be used to with this new normal. So this is the new normal. Then we have to cope with this new normal. Our problem is what is we the youth are facing. We means you people, not me. So what we are facing, because I am also a part of you, because I am teaching you and then I am communicating with you, and then sometime try to give you the updates and all. That as and when our virtual presence increases in this world, the cyber criminal also increase their activities, and they are also finding new ways to cheat people and make people fool about that. Got it? So that is the reason why we are facing this. अब problem क्या हो रहा है कि our youth is using this technology, but this time without manual. अभी हमें ये नहीं पता, because see, if we are driving a car, we know that what is the driving rule. We know that what are our sides, left sides we have to drive. What is the meaning of all three lights: the orange light, the red light, the green light, or the other signals also, the zebra crossing, and if some bridge is coming. But in virtual world, a 4-year-old child is using internet, but they are not knowing the what is the rule behind it. So they do not know the do's and don'ts of that WhatsApp. They do not know the do's and don'ts of Facebook. They do not know the do's and don'ts of Gmail or web surfing. So यहाँ से हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी तो हम यूज कर रहे हैं, बट इस समय हम बिना मैनुअल के यूज कर रहे हैं. अब 70% जो पैराडिग्म में शिफ्ट हुआ है, जो ऑनलाइन प्रेजेंस जो नॉन टेक्नो पर्सन की भी बड़ी है, दे आर नॉट नोइंग द रूल्स, एंड दैट इज व्हाई they are more become victims, and sometime by mistake they become offenders. उनसे गलती से मिस्टेक हो रही है. So I would like to give you the brief introduction or brief statistics which I am getting. हमारे पास एक डेटा है inherited from that National Crime Record Bureau. So ये previous study है, 2018 का हमारे पास statistics है. So अब you can imagine from that statistics that in the 2018 we have registered 1,530 approximately cases under the IT Act provisions, and out of 1,530, that 65 cases were charged on the students or the people who are below 12. 65 लोग इनमें से ऐसे थे जो 12 वर्ष के कम आयु के थे. और the major figure which is coming, why I am here and why you are here,
that 928 cases we registered out of 1530. 1530 लोगों में से 928 लोगों का जो डेटा था वो था 18 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों का. What it means? This statistics simply states that these are the segments which is more culprit. No. ये वो आयु वर्ग के लोग हैं जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या ये सबसे ज्यादा दोषी हैं? नहीं. ये वो आयु वर्ग का स्टेक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं. And because they are not knowing the rules and the IT Act provisions, so that is why sometimes they become victim, easy target from by the cyber criminals, and sometimes they themselves become offender. वो खुद एक बार अपराधी बन जाते हैं. This is the scene, this is the problem we are facing. So हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं. तो अगर हम बात करना चाहें तो अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो व्हाट इज साइबर क्राइम? अगर एक सिंपल से अगर किसी से पूछे, we hardly know that what is cyber crime. So till 2000 we do not have any act, any law to handle this kind of cases. So IPC was the only criteria जो हमारे पास इंडियन पेनल कोड थी, और इंडियन CRPC जो इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड्स है, उसके हम दायरे में रहकर, उसके रेडियस में रहकर हम लोग कोई भी ऑफेंस बनाते थे, हम लोग अपराध कायम करते थे और काम करते थे, बिकॉज ये नया क्राइम था हमारे लिए, हमारी पुलिस फोर्स के लिए. सो इन द 2000 वी कॉन्स्टिट्यूटेड द IT Act 2000, जिसमें कि ये कहा गया, और उसमें डेफिनेशन बड़ी लिमिटेड थी क्योंकि नया नया लॉ बना था, तो उसमें ये बताया गया कि एनी क्राइम कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर विल बी कंसिडर एज ए साइबर क्राइम. सो अगर कोई कंप्यूटर से कोई क्राइम होता है जहां पर कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट हो, वही साइबर क्राइम कहलाएगा. बट soon this rumor become vanish, and it was clear on the people's minds, then law authority and then people concerned who were dealing with the cyber crime. So अब हमारे पास जो नया, हमारे पास हमने IT Act को अमेंडमेंट किया, दैट इज IT Act अमेंडमेंट 2008. सो 2008 में जब हमने IT Act को अमेंडमेंट किया, देन वी केम विद द न्यू डेफिनेशन एंड न्यू अमेंडमेंट्स, एंड कुछ हमने संशोधन हमने किए. तो हमको जब नई परिभाषा ये आई, दैट एनी क्राइम कमिटेड यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फंक्शनैलिटी को यूज करके कोई क्राइम किया हुआ है ना, वो साइबर क्राइम कहलाएगा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना इवन क्राइम कमिटेड यूजिंग योर स्मार्ट टीवी विल बी कंसिडर्ड एज साइबर क्राइम. The cyber crime committed using your fully automated washing machine will be considered as a cyber crime. The crime using your automated door lock system will be considered as a cyber crime. So अब cyber crime का जो दायरा था विस्तृत हो गया. अब हमने एक चीज और बताई, CRPC एंड देन IPC, जितनी भी तरह की धारा होती है उसमें और IT Act में क्या डिफरेंस है? तो हमारी अंडर सेक्शन IT Act 2000 और 2008 में सीधे सीधे अंडर सेक्शन 70 हमको बताती है कि इसका दायरा भारत और भारत के बाहर भी है. मतलब ऐसा होता है कि अभी तक हमारे पास कोई, आप कहीं घूमने गए, बैंकॉक गए, या फिर आप दुबई गए, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, या फिर आप कहीं स्पेन, जापान गए, और वहां पर आपके साथ कोई क्राइम हुआ, देन यू आर नॉट सपोज टू रजिस्टर एनी कंप्लेंट हियर इन इंडिया. बट साइबर क्राइम ऐसा है कि अगर आप दुनिया में कहीं भी घूमने गए और आपके साथ कहीं भी कोई किसी तरह का कोई आपके साथ चीटिंग होती है, या आपको लगता है कि दिस इज समथिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है या कोई थ्रेट होता है आपको, then you can come here and register your complaint. So भारत और भारत के बाहर भी अगर ये क्राइम अगर किसी के साथ घटित होता है तो वो भारत में यहाँ पर रजिस्टर्ड करा सकता है. यहाँ पर OS नहीं है, पॉइंट ऑफ स्टेट नहीं लगेगा. तो अभी तक ये होता था, हमारे वहाँ एक पुलिस की भाषा में एक बोलते हैं मौका मुआयना. मौका मुआयना मतलब जहां पर क्राइम हो वहीं पर आपकी रिपोर्ट रजिस्टर्ड होती है. आप लखनऊ घूमने गए, आपका पर्स लखनऊ में चोरी होगा तो वहां का ही लोकल पुलिस स्टेशन आपको रजिस्टर्ड करेगा. आप तमिलनाडु में गए तो तमिलनाडु करेगा, जम्मू में गए तो जम्मू करेगा, या फिर हिमाचल में गए तो हिमाचल करेगा. बट साइबर क्राइम में इट इज नॉट लाइक दैट. आपके साथ कहीं भी क्राइम कमिट हुआ है, आप आपके लोकल पुलिस स्टेशन में, आपके घर के पास में जहाँ, वहां पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. दैट इज पीपल नॉट अवेयर ऑफ दैट. सो यहाँ पर मौका मुआयना इसको हमने मुक्त रखा है. तो कहीं भी आपके साथ भारत में या भारत की सीमा के बाहर भी कोई क्राइम हुआ हो, और नाउ यू केम टू नो कि मेरे साथ कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, या किसी तरह का कहीं में चेक इन चेकआउट करते टाइम मेरा कुछ कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि somebody stealed or somebody misused, so आप यहाँ पर you can register complaint here and then it will be a part of investigation. Number one. अभी problem, what is this, that why India is facing this problem? So we have a list of the 24 countries which are affecting badly with the cyber crime. So first is China with the
or 82%, 86% worldwide the crime is committed in the cyber world, and India is lying in the fourth place. तो भारत हमारा चौथे स्थान पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं वर्ल्ड वाइड. अब the last 24th rank is occupied and scored by that Japan, जहां पर 38% cyber crime होता है world का. So what it means, and another shocking news is that out of this 24 country, the second largest country, which is United States of America, which is using more internet and technology, it is not lying here in 24 countries. इन 24 देशों में अमेरिका का नाम नहीं. In America, the fourth and fifth standard students are having cyber crime in their basic curriculum or syllabus. They are having that they are syllabi, part of syllabi of cyber crime. The fourth standard students knows do's and don'ts of WhatsApp, do's and don'ts of Facebook, do's and don'ts of Google surfing, do's and don'ts of downloading, do's and don'ts of uploading something on the cyberspace. But here I am since last 17 years I am teaching students, the young aspirants like you and other people also. And 4.5 years I had worked with the corporate, and then last 13 and a half years, 14 years I am teaching in higher education colleges and all. So what I have observed, even after the PG also, we do not have any mechanism by which I can make aware you of the cyber crime. So I can understand, you can understand, take my example also. I have completed 4 PG. You can consider me what a confused person you are. So, but out of all my 4 PGs, I do not have any syllabus which give me a clear picture of do's and don'ts of Facebook, do's and don'ts of WhatsApp, do's and don'ts of Google. Why so? Because it is not in part and parcel of our syllabus. So now we have to change our education policy also, and then our syllabi also. But at the same time, we have to make people aware of those who already crossed, those who already completed their graduation and post graduation, and then they are also already working professionals, or they are also holding the good post and positions, higher authority in the corporate also, about this new threat, which is very fast increasing in our world. I can also share one data with you people that I have the data of that worldwide that people are reported cybercrime. You can be surprised about that. So the first number is scored here by occupied by the United States of America with the 23%. 23% of worldwide cybercrime they reported in United States. But India is, and then second is Germany, and then United Kingdom, and then India is again coming in 11th number with the 3% of the reporting rate. What it means? इसका मतलब सीधा ये हुआ कि दुनिया भर में जहां भी क्राइम होते हैं, भारत का नंबर 11वें स्थान पर आता है. यहाँ पर 3% लोग साइबर क्राइम होने के बाद रिपोर्ट करते हैं. 3% रिपोर्ट करते हैं. इसका मतलब किन्हीं 100 लोगों के साथ अगर साइबर क्राइम की चीटिंग होती है, तो उसमें से कोई 3 ऐसे बहादुर या कोई करेजियस पीपल होते हैं जो जाकर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, चाहे पुलिस को या स्टेट साइबर सेल को या किसी अदर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है. अब आप इमेजिन कर सकते हैं बाकी की जो 97 लोग, जो 97% लोग हैं जो ये रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं, दे आर सिंपली इनकरेजिंग द साइबर क्रिमिनल्स कि आप चीटिंग करो, आप कभी पकड़े ही नहीं जाओगे. क्योंकि हम तो 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, किसी ने भी नॉट अ सिंगल रिपोर्ट अगेंस्ट मी. तो हम लोग कई बार केस देखते हैं जामतारा के, अभी आपने वेब सीरीज देखी जामतारा एंड ऑल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से हियर आई एम बिलोंग्स टू इंदौर, मध्य प्रदेश, व्हिच इज द most cleanest city in the all India rank, and which is since last 4 year we are just occupying the first number of that smart city of the India. We have registered more than 20 cases at Jamtara by our state crime branch, and soon people arrested, and we already arrested many people. So 3 or 4 months back, the majority of region of that this kind of that
cyber crime, which is online financial fraud, which is coming from the complaint from that Jharkhand and that particular region of Jamtara and few more villages. But now the criminals shifted because of that. We are just registering more and more cases against them, and we are backing them in the behind the bar also. So अब ये हो रहा है कि उन्होंने जामतारा से लोकेशन बदल के पश्चिम बंगाल कर दी. So now West Bengal is the majority of location which is we are coming from, that all this kind of phone con frauds and all. So we are tracing their location, and by their location is now 90-80% location is coming from the West Bengal, shifted from Jamtara to West Bengal. What it means, इसका मतलब ये हुआ कि जब लोगों ने कंप्लेन की, लोग जागरूक हुए, तो हमने कंप्लेन की. देखो पुलिस किसी को ऐसे ही नहीं पकड़ सकती ना कि बस मेरे साथ फ्रॉड हुआ सर, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा पर आप उनको पकड़ लो. सो वी आर द पुलिस भी तो लॉ बाउंड है. पुलिस कैसे किसी के खिलाफ कंप्लेन अगर रजिस्टर्ड करेगी जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं हो. एंड पीपल आर हैविंग दिस काइंड ऑफ रूमर्स एंड दैट मिसकंसेप्शन कि अरे पुलिस के पास जाना मतलब अरे वकील करो, कोर्ट के चक्कर लगाओ. फिर वो एक मूवी का सीन होता है ना, हमारे सामने 5 अपराधी खड़े होंगे, फिर इनमें से पहचानो ये था, फिर वो हमको घूर के देखेगा, स्टेयरिंग आवरसेल्फ, एंड देन इट विल बी अ राइवलरी. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. And nowadays, after pandemic also, that you have to only file online complaint, and then your identity will be totally unclosed, disclose नहीं की जाएगी. It will be totally closed. So आपकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं की जाएगी. और आपको अगर आपके साथ ऐसा कोई केस होता है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि सिर्फ you have to only, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, आप जाइए cybercrime.gov.in. ये हमारी भारत सरकार की सेंट्रल हेल्पलाइन है, जो वेबसाइट है, वहां पर जाके रजिस्टर्ड योर कंप्लेन. आपके साथ कुछ भी हुआ, किसी भी स्टेट में हुआ, आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं, एंड योर आइडेंटिटी विल बी कॉन्फिडेंशियल. आप वहां पर आपको पता नहीं पड़ेगा कि आपके साथ ऐसा हुआ. और अगर कोई चीटिंग हुई है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उस पर काम करेगी. तो मैं ये स्टेटिस्टिक्स इसलिए आपको बताया मैंने, क्योंकि आपको एक तो ये पता करना पड़ेगा कि ज्यादा किन के साथ ये अपराध हो रहा है. 18 से 30 वर्ष की व्यक्तियों को लोगों के साथ, या तो वो खुद कर रहे हैं बाय मिस्टेक, या उनके साथ हो रहा है. दूसरा इसलिए हो रहा है, एक तो उनमें जागरूकता की कमी, दूसरा उनमें करेजेस नहीं है कि वो रिपोर्ट करें. और जब रिपोर्ट आप नहीं करते, तो मैंने बताया कि 100 लोगों, एक व्यक्ति ने 100 लोगों को चीट किया, उसमें से सिर्फ 3 लोग कंप्लेन करने गए और 97 कंप्लेन करने नहीं गए. तो वो क्या बोलेगा, मेरा जो भाई एक बीइंग ए स्टूडेंट, नाउ इट बिकम इंडस्ट्री. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग, नाउ इट बिकमिंग इकोनॉमिक मॉडल. सो एक हमारे डीप अगर साइबर क्राइम की बात करें तो एक होता है सास, CAAS. It's called the cyber crime as a service. Now it become an industry. So now the big corporate, what they are doing, they are just indulging, and they are just injecting the viruses and the fake URLs and links to transmit the malware in your system or any spyware, and then they are asking for the ransom money to get your data back. Or because what the ransomware is, what is this is also a kind of virus which is somehow coming to your system through a most common visited website, or downloading something from the unsolicited mail or unknown links, and you downloaded it, and with the attachment it is coming to your PC, and it will totally encrypt your data. आपका पूरा PC black हो गया. Now you have 50 GB, 100 GB, 300 GB, 500 GB, 1 TB, 3 TB data available with you, and you are a research scholar, or you are a scientist, or you are a product manager, or a production manager. Then what will happen? People will ask you money कि आपको डेटाबेस चाहिए, तो इतने इतने पाउंड, इतने इतने डॉलर इस अमाउंट में कर दीजिए, और हम आपको डेटा तभी मिलेगा, नहीं तो भूल जाइए डेटा के. So now it become industry. So more and more people are coming towards, not out of curiosity or out of only tested and tried, now because the money is involved. So हम अब जो लोग देख रहे हैं कि ये बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल बनता जा रहा है. तो जब आप कंप्लेन नहीं करते हो, तो कोई व्यक्ति है जिसने अपने आप को एज ए प्रोफेशन उसने ये चूज किया है, बीइंग ए साइबर क्रिमिनल, तो उसको लगता है कि रेशो इज वेरी क्लियर यार, 100 लोगों को चीटिंग करो, सिर्फ 3 लोग ही तो कंप्लेन करते हैं, तो 97 को तो लूट लिया हमने. और अगर उस पर केस चलेगा भी तो 3 महीने 6 महीने में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू, क्योंकि वो लोग फ्रॉड की सिम इश्यू करा लेते हैं, या फिर उनके पास फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि हमने जब अकाउंट ट्रेस किया कि ये पैसा यहाँ से फ्रॉड का होके किस अकाउंट पे ट्रांसफर हुआ, देन वी केम टू नो दैट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी, मतलब हमारी जो स्टेट साइबर सेल है, उनको पता चला कि ये मुंबई का अकाउंट है.
मुंबई के अकाउंट में जब हमारी टीम वहां पर जाके गई, पता चला कि वो एक 75 ईयर्स ओल्ड लेडी है जो कि वेरी इलिटरेट है, जिसको पता भी नहीं कि बैंक अकाउंट होता क्या, एटीएम होता क्या है। तो उनसे पूछा कि अम्मा आपको कैसे पता चला, ये आपके अकाउंट में पैसा इतना कैसे आ रहा है? तो उन्होंने बोला मुझे तो कुछ नहीं पता, बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स यूज्ड टू केम टू मी एज ए पेइंग गेस्ट, और वो मेरी खोली में मुझसे 1000-1500 रुपए में यहाँ पर रहते हैं, और दे रिक्वेस्टेड मी कि अम्मा हम लोग बाहर के आए हुए हैं, हमारे पास कोई आधार कार्ड और कुछ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे क्रेडेंशियल नहीं है विच कंफर्म कि वी आर द रेसिडेंस, पर्टिकुलर रेसिडेंस ऑफ दिस स्टेट, तो क्या हम आपका अकाउंट किराए पे ले सकते हैं? सो पीपल आर डूइंग दैट। तो उन्होंने उस जो लेडी थी उनका अकाउंट रेंट पे लिया, और 1000 रुपीज तो खोली का किराया, 2000 रुपए महीना उनको देते थे कैश हाथ में, सिर्फ आपका बैंक अकाउंट यूज करने के लिए। एंड दे पीपल आर यूजिंग हर एटीएम कार्ड। So you can imagine that now it become the business model. So that is why we are gathered here कि हमको यूथ को दो तरह से इसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट, तो हमको लॉ पता होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आईटी एक्ट की अंडर सेक्शन 65 के अंदर एक अंडर सेक्शन आती है हमारी, जो बोलती है कि अगर आप 3 बार से ज्यादा किसी को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते हैं एंड द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, he or she is not interested, and again you are sending, and if he or she will be file a complaint against you, there will be a 3 years of prison. It will be considered as a cyber stalking, and under section 354D will be applicable of under the IT Act provision 2008, and 509 IPC will be also applicable, which is considered as a violation of the privacy of others. आप लोगों की निजता को भंग कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती आप ऐड कर रहे हैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें कि 3 बार उन्होंने आपने ऐड किया, तीनों बार वो बंदा या बंदी निकल जाता है क्योंकि वो आपको नहीं जानता है, फिर भी आप अननोइंगली या नोइंगली उसको ऐड किए जा रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिकल कोई ग्रुप हो सकता है, चाहे रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, चाहे कोई एजुकेशनल ग्रुप हो सकता है, कोई प्रोफेशनल ग्रुप हो सकता है, कोई कोई योगा इंस्ट्रक्टर हो सकता है, कोई कोई फिटनेस ग्रुप हो सकता है, कोई म्यूजिकल ग्रुप हो सकता है, कोई एनी काइंड ऑफ ग्रुप। बट इफ द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, you are not supposed to add him or her without taking his or her kind consent. और अगर अभी तक तो क्या होता है कि हम लोग भी, मुझे आपको भी लोग जोड़ते हैं, कहीं पॉलिटिकल में जोड़ लेते हैं, कहीं जोड़ लेते हैं, हम उनसे क्विट हो जाते हैं और उनको बोलते हैं थैंक्स भैया, वी आर नॉट सपोज टू बी देयर बिकॉज इट इज नॉट एरिया ऑफ माई एरिया इंटरेस्ट। बट अगर फिर भी कोई पर्सन आपको अननेसेसरली ऐड किए जा रहा है, देन यू हैव द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट, एंड देन इट विल बी ऑफेंस, इस पे अपराध कायम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एंड साइबर स्टॉकिंग विल बी एप्लीकेबल। So with these words, I would like to end up my words. That now I'm welcoming you people to, you can ask something if you have query. Otherwise, I will continue with my few of things which I think that it will be important for you. Thank you so much, sir. It was indeed very enlightening to hear all that you said. There were many points that I'm sure many of us, most of us don't know, even about the government website that you told, and even some laws about Facebook and all. So that was indeed very enlightening. And now we do have some questions from our audience here. The first one is by Gauri. Right, Gauri ji. She wants to ask a question. Good evening, sir. Good evening, Gauri. Boliye, please. So my question is that how can we be safe from the dark web users? Because in the past few months there have been a lot of cases about some. There have been a lot of cases regarding Twitter and YouTube. So in some way or the other, it is related to dark web. So how can we be safe from that? See, we are using technology, so we have to use this technology very wisely nowadays. Very frequently we are using. Any new technology are coming, it is always welcome to adopt the new tools and technology. But before we use, once we have to go to the setting and all and other things, other privacy and privileges and then the security policies we have to go through, and then only we supposed to use them. See, regarding this YouTube and Twitter and Facebook and all, these are all social medias. So you can use it, but you have to be very careful that how much. See, these all accounts are belongs to or categorized as a your personal profiles.
Maybe your Twitter would be your personal Twitter account. Your Facebook account would be your personal Twitter, Facebook account ID, or your Insta account. But how much personal? That you have to think here. We, this is personal. This is virtual world. You may never know, because why you are here. Let me ask one thing to all of you, that why you are using that Insta, Twitter, or Facebook, or YouTube, or any other social platform. Why you are using? To communicate with people, to know people, and to make them know that who you are. That is the basic concept of that. Otherwise, if I have one Facebook account, and if I have only one option available, who can see my DP? Only me. Who can see my post? Only me. Who can see my post and other things? Only me. Who can request me for a friend request? Only me. I think if Facebook will do only for 1 hour or one day, 90% of user will be removed from Facebook, because you are not there to only post. You are there to be recognized by the people. That is, and it's a very common phenomena, because see, we are humans. It is a very human psychology and tendency. Suppose I purchase a new shirt, or a new watch, or a new pair of shoe. Naturally, I would like to show them that, okay, I have, hey guys, I have a new pinch, something like that. Otherwise, what is the newness in me? I know that this is new, but I wish to inform, and then make all the other inform that this is new in me. But I have to be careful about this in virtual world, that everybody is not friend of mine in the virtual world. So if you are sharing the personal information, if you are sharing some personal credential, that you have to be very careful about that. That, see, before it goes to another person, there are certain junctions which is crossing by this digital footprints. This is why, see, this is something called digital footprints. See, if I am going to your place, so I first park my vehicle in front of your house. That is one physical footprint of my car tire. I reach to your doorbell, that my footprint will be there if there will be mud or something like that, and my fingerprint will be there on your handle, or whatever it is, latch, which I supposed to open. So this is my physical footprints. I used to come to your place and have a mug of coffee. Then on the coffee mug, I have it will be remaining my keeping my fingerprints. So this is my physical footprints. Now consider one thing: if I send one message to you on WhatsApp, or let us say Facebook Messenger, or any other, first it goes to the service provider, because it is comprises with the different IPs. One IP and IMI number of my mobile number will be comprises with this message. If this message goes to my service provider, that is the internet service provider, Reliance, Idea, Airtel, whatever it is, then it goes to their server, one copy their server, then it goes to another server, then it goes to your service provider, because I am having Idea mobile, you are having Airtel mobile, then it goes to Airtel server, and then it will show on your device. So my dear friends, digital footprints will be many. So you are only thinking that, okay, I remove this incoming call from my mobile, you remove outgoing call from your mobile, but in between the incoming and outgoing of both the devices, there are plenty of towers which are having the same mobile number, on which time, on which date I called you, on which time, on which date I SMS you, on which time, on which date, and how many times, and how much duration I have already discussed or had a word with you. It will be always there. That is something called digital footprints, and it will be never ever removed. That is why we are used to call something called CDR, that is call detail record. So it is a very foolish thing. ये बड़ी बचकानी बात होगी कि मैं सोचूं कि मैंने इनकमिंग कॉल तो डिलीट कर दिया, और एक काम करो, आप भी आउटगोइंग डिलीट कर दो, तो किसी को पता नहीं चलेगा आपने मुझे फोन किया था और मैंने आपका फोन रिसीव किया। बट भैया, आप और मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आपकी सिम और मेरी सिम दो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर की सिम है, दोनों के अलग अलग टावर हैं, दोनों के अलग अलग सर्वर हैं, दोनों के अलग अलग सब सर्वर हैं। तो दोनों के टावर पर, दोनों के सर्वर पर ये रिकॉर्ड ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है कि भाई इस टाइम पर फला व्यक्ति ने फला को टेक्स्ट किया, फला व्यक्ति ने फला को
कॉल किया और कितनी देर के लिए कॉल किया वो भी आता है उसमें। सो इस डिजिटल वर्ल्ड में आपको अपने डिजिटल फुटप्रिंट, दैट इज व्हाई इफ यू आर यूजिंग ट्विटर, तो यू हैव टू बी मेक श्योर अबाउट दैट हाउ मच यू आर सपोज्ड टू बी पर्सनल ऑन दैट, बिकॉज आपको लग रहा है, सी इन आवर वर्चुअल वर्ल्ड वी यूज्ड टू से दैट प्राइवेसी इज मिथ। अब प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं। इफ यू एंड मी आर टॉकिंग विद दिस प्लेटफॉर्म, आपको पता है ये जो कॉपी है, आप अगर फेसबुक लाइव कर रहे हैं तो फेसबुक के सर्वर पे भी जिंदगी भर पड़ी रहेगी। आप जो जिसका आपका जो फेस पेज है यूथ कैबिनेट का, उसके पेज पर भी हमेशा रहने वाली है। सो इफ आई रिमूव फ्रॉम माई अकाउंट द लिंक एंड यू रिमूव फ्रॉम योर अकाउंट द लिंक, बट दिस डिजिटल कॉपी विल रिमेन। आप 10 साल बाद भी अगर अभी आप करेंगे, किसी को कोशिश करेंगे, तो आपको वो टैक्स मिलेगी। आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल। सी लास्ट 1.5 month बैक आई गॉट वन ऑफ माई स्टूडेंट to whom I taught in 2011, and she was a BBA student of mine in 2011 in one college here at Indore. And I happened to search her name, and suddenly she got on my list. Facebook हमको बताता है ना, suggestions, friend. Then I text her. I was shocked. The text of the Facebook Messenger, जो 2011 में लास्ट मेरा कन्वर्सेशन हुआ था उसको, कि सर प्लीज डू नॉट गो फ्रॉम आवर कॉलेज, हमको छोड़ के मत जाइए, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं हमारे, थोड़ी देर और रुक जाइए। दैट टेक्स्ट वाज ऑलवेज देयर। एंड व्हेन आई स्टार्टेड फेसबुक मैसेंजर विद द न्यू मैसेज, उसको मैंने गुड इवनिंग लिखा, हेलो, उसके पहले की पूरी हिस्ट्री मुझे दिख रही थी स्क्रॉल में। सिंस लास्ट 9 years, 2011 टू 2020, मैंने उस मैसेंजर पे उस लड़की को, उस स्टूडेंट को कभी कोई टेक्स्ट नहीं किया। बट देन आई वाज शॉक्ड, एंड मैंने मैसेंजर यूज भी नहीं किया उस पर्टिकुलर आईडी के लिए। एंड आई यू कैन इमेजिन कि 11 साल बाद भी, 9 साल बाद भी वो टेक्स्ट एज इट इज पड़ा था। सो अगर मैं अपने मोबाइल में से उसको डिलीट करके सोचता हूँ कि वो हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, इट इज माई फुलिशनेस। सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट ऑल योर क्रेडेंशियल विल बी देयर ऑलवेज। सो यू हैव टू बी। एंड आपने जो डार्क वेब की बात की, सो सी डार्क वेब पे जाना इतना आसान भी नहीं है। डार्क वेब अगर हम समझे तो वी आर यूजिंग द इंटरनेट विच इज 0.3%, 0.03% इंटरनेट वी आर यूजिंग। जितना भी इंटरनेट आप और मैं यूज कर रहे हैं ना, वो 0.03% है। यू कैन इमेजिन 0.03%, and the rest of the internet is called deep web. So जितना हमारा इंटरनेट है, जितना हमारा गूगल है, जितना हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी ब्राउजर है, जितने भी इंसाइक्लोपीडियाज हैं, जितनी भी वेबसाइट्स है दुनिया भर की, जो नॉन वेबसाइट्स, ये 0.3% इंटरनेट है हम और आप जो यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस इंटरनेट इज नोन एज सरफेस वेब। ऊपरी सतह पे यूज कर रहे हैं। अभी उसके अंदर तो हम गए ही नहीं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल to go in deep web with the technology which we are using. आप और मैं जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं, चाहे वो यूसी मास हो, यूसी ब्राउजर हो, चाहे वो आपका क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, नेटस्केप नेविगेटर हो, चाहे आपका दूसरे जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या और बिंग हो, या मोजैक हो, ये ओपेरा हो, ये जितने भी ब्राउजर हैं, ये कैपेबल ऑफ नहीं है डीप वेब पे जाने के लिए। उसके लिए ब्राउजर भी अलग आता है। दैट इज समथिंग कॉल्ड टॉर ब्राउजर, टॉर द ऑनियन। सो डीप वेब पे आप और हम लोग जा नहीं सकते। डीप वेब को हम सिंपल समझ सकते हैं कि ये क्या प्लेस है। देखिए, जब कहीं फिजिकल किसी के घर में रॉबरी होती है, चोरी होती है, तो जो चोर होते हैं वो सामान कहाँ छुपाते हैं? जैसे किसी ने कहीं पर हीरो की चोरी की, या कहीं बैंक में डकैती डाली, तो बैंक से जो कैश लेके वो एकदम तो नहीं उसको ठिकाने लगाते, कहीं ना कहीं उसको जमीन में गाड़ देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, फिर इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे या बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कोई भी किसी तरह का क्राइम कमिट किया जाता है क्रिमिनल्स के द्वारा, तो वो जो उन्होंने चोरी की, स्टील किया है जो भी चीज है, उसको वो या तो पानी के अंदर दबा देते हैं, चाहे वो जमीन में गाड़ देते हैं, चाहे दीवार में गाड़ देते, चुनवा देते हैं, उसको छुपा देते हैं कहीं ना कहीं। ये तो हम करते हैं हमारे टेंजिबल आइटम्स के लिए। नाउ यू कैन इमेजिन कि मैंने आपकी वेबसाइट का डेटा चुरा लिया, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूएस पेंटागन का डेटा चुरा लिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडियन एयरफोर्स का डेटा चुरा लिया। तो अब ये डेटा मैंने डिजिटली चुराया है, तो अब इसको मैं कोई पेनड्राइव में ला के अपने कंप्यूटर में तो रखूंगा नहीं। तो कोई भी पता लग जाएगा, मेरे यहाँ घर पे सर्च पार्टी आई, कंप्यूटर उन्होंने सेव किया, हार्ड डिस्क में से वो फाइल मिल गई, या मेरे वहां उन्होंने सर्च किया पेनड्राइव मिल गई, या मेरे वहां उन्होंने सीडी में मिल गया।
तो जब ये बड़े क्रिमिनल्स बड़े बड़े जो सर्वर्स को हैक करते हैं, उनका डेटा चुराते हैं, तो ये भी तो किसी प्लेस पर रखते होंगे, छुपाते होंगे. सो डीप वेब इज द प्लेस ऑन विच दिस इज द डार्क साइड ऑफ इंटरनेट. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डार्क वेब, जिसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं आप और हम, इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड, या जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनेट की दुनिया का चोर बाजार. तो ये जितनी चोरी किया हुआ डेटा है वो कहाँ छुपाएंगे वो, अगर, और आप और हम इसलिए वहां नहीं जा सकते क्योंकि वो चोर बाजार है. अगर वहां पुलिस पहुंच जाए तो फिर चोर बाजार खत्म हो जाएगा, दूसरे दिन से ही वहां पर लगना है. इसीलिए इसमें आपकी और मेरी एक्सेस नहीं है. वहां पर जाने के लिए हमको चोर बाजार की आईडी बनाना पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं वॉलेट, राइट. और वो क्रिप्टो करेंसी में या फॉल्स करेंसी में बनता है, जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन. सो अभी ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए, पर आप इतना समझो कि ये इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड है. तो डीप वेब में ये सारा डेटा ट्विटर का या फेसबुक का, अभी अभी हमारे इंदौर में क्राइम ब्रांच ने भी 2 महीने पहले हमने एक कुछ डीप वेब में, जैसे पता है ना, चोरों को पकड़ने के लिए हमको भी चोर बाजार जाना पड़ता है, पुलिस भी चोर बाजार जाती है, फेस बदल के जाती है, फेस मास्क लगा के जाती है, या कुछ 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 अपराधी बन के जाती है. तो हमने भी, अलायंस फॉर ओपन एजेंसी ने भी यहाँ पर एक आईडी बनाई और सोचा चलो देखते हैं कि कैसे डेटा वहां पर मिलता है. तो 12,000 डेबिट क्रेडिट कार्ड की हमको डिटेल मिली है वहां पर, क्रेडेंशियल अलॉन्ग विद देयर पासवर्ड्स. यू कैन इमेजिन दैट. 12,000 डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंडियन डेबिट क्रेडिट कार्ड. मेरे पास पीडीएफ भी है. इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन शो ऑन द वन ऑफ योर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप. आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं. हो सकता है आपका भी या मेरा भी किसी का क्रेडिट कार्ड हो उसमें, अलॉन्ग विद द डेबिट क्रेडिट, अलॉन्ग विद द पासवर्ड. सो ये पूरे के पूरे डेटा चोरी करके वहां पर मिलता है, और बड़े सस्ते दामों में मिलता है. अभी एक डेबिट क्रेडिट कार्ड की कीमत है वहां पर $5. और भले ही उसमें 25 लाख रुपए रखा हो आपके क्रेडिट कार्ड में, पर वहां पर कीमत कितनी है उसकी, तो वहां पर ऑप्शंस लगते हैं. देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल कि आप वहां पर बोली लगा, बिट लगा के वो डेबिट क्रेडिट कार्ड. और जैसा होता है ना कि चोर बाजार में छाटो बीनो जो मिल जाए आपकी किस्मत, तो आपने वो क्रेडिट कार्ड $5 में खरीदा और पता लगा उसमें तो 10 लाख रुपए थे. फिर आप उसमें जैसा भी करके, वो पासवर्ड के साथ बिकता है. So this is the case in the deep web and dark web. So next question, please. Right, sir. So that very well answered the question, I guess. And now we have some more questions. टाइम थोड़ा कम है तो सबके क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, तो बेस्ट 2-3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं. अभी हमारे साथ आशना वर्मा जी हैं, जिन्हें आपसे क्वेश्चन पूछना है. Okay. तो आशना वर्मा जी. Good evening, sir. Sir, मेरा question ये है that when we do web searching, some of the website ask for the use of cookies. So how will we know that which website we should allow for the use of cookies and which do not? See, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, इनको इंडियन गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देती है, जिसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट. SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, राइट. So when the government will provide this SSL certificate, or if the particular website is equipped with SSL certificate, जिसको हम बोलते हैं secure socket layer, then once I get the SSL certificate, my website comprises with HTTPS, right? हमारा prefix होता है ना www डॉट के पहले HTTPS // और उसके बाद www डॉट लिखते हैं हम लोग. तो अगर किसी वेबसाइट के पास SSL certificate है, so we can 90% make sure that this website is secured, so called secured, और vulnerable नहीं है, तो इसकी हम cookies डाउनलोड कर सकते हैं. But if on the other hand, if that any website which we are surfing or we are just जिसमें हम काम कर रहे हैं, which is not comprises with this SSL certificate, तो naturally वहां पर HTTP के बाद S नहीं लगा हुआ आएगा, तो वहां पर सिर्फ लिखा हुआ है HTTP :/ and www डॉट एंड सो कॉल्ड जो वेबसाइट का नाम हो. सो you have to keep in mind कि अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है, S नहीं लगाए, then I have to not fully rely on that particular website. There will be something misery or something fishy in that website. So there may be chances to cheat or compromise with our data. तो आप वहां पर इसको ना करें. फिर भी मैंने बोला there are 90% of chances. 100% मैंने बोला you can't even that claim or that guarantee that if the website is also having that SSL certificate, then also there will be chances of data breaching. So you have to be very careful that unknown website पे या authorized website पे नहीं जाएं. अभी होता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम, देखिए मैं बताता हूँ. प्रॉब्लम इज दैट हम चाहते हैं one time and one place solution. तो the problem which we are facing,
अगर आपको सोना खरीदना है तो देयर इज अ सराफा मार्केट अवेलेबल. If you are interested to purchasing garment, there is a garment market available. If you are interested to purchase vegetable, so then vegetable market is available. If you are interested to purchase some fruits or grains, so there that Anaj Mandi is totally different. So there are 5 different places. तो आप क्या करते हो कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए और सब कुछ बढ़िया चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर मार्केट से उठाते हो. सोना चाहिए तो सोना बाजार से उठाओगे, जो भी आपका सराफा मार्केट है नियर अबाउट इन योर सिटी. आपको अनाज चाहिए तो अनाज मंडी से उठाओगे. आपको गारमेंट चाहिए तो कोई गारमेंट मार्केट होगा आपका वहाँ, जहाँ पर बड़ा होलसेल और बड़ा सा शॉप्स होंगी, वहाँ पे शॉपकीपर्स होंगे. तो वहां पर देयर विल बी वैरायटी आल्सो, देयर विल बी अ क्वालिटी आल्सो, देयर विल बी अ एश्योरेंस आल्सो. अब द प्रॉब्लम इज दैट जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम गूगल पे सर्च करके वो वेबसाइट ढूंढ लें. सो जब गूगल सर्च पे डालते हो, नाउ देयर इज अ न्यू थ्रेड्स व्हिच इज कमिंग, स्पेशली इन कोविड सिचुएशन एंड द पोस्ट कोविड सिचुएशन आल्सो. हमने ऐसे कैसे केस रजिस्टर किए, क्या किया है इन साइबर क्रिमिनल्स ने. इन्होंने अपने फेक नंबर एंड फेक मोबाइल एंड लैंडलाइन नंबर स्टोर करा दिए हैं गूगल पर, वो भी रिनाउंड कंपनीज के नाम से या उनके मिलते जुलते नाम से. तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आपने करा यहाँ पर अपने गूगल पे टाइप करा डी मार्ट, तो आपको एक नंबर दिखता है वहां पर डी मार्ट का. हमारे इंदौर में हमने 4 केसेस किए ऐसे. तो उसको जो लेडी ने नंबर उससे उन्होंने कोई डी मार्ट पे ऑर्डर दिया था, प्लेस किया था. डी मार्ट आपको पता है एक बड़ा सा हमारा चेन है, जिसको हम बोलते हैं मॉल टाइप है. तो उन्होंने वहां पर से ग्रोसरी वगैरह सब मंगाई थी, सब अनाज और कुछ. ये मैं बात कर रहा हूँ आपको मई इन द मंथ ऑफ मई की बात. तो तब हमारा लॉकडाउन का फर्स्ट वीक ही कंप्लीट हुआ था. तो उस टाइम तो बाहर निकलना बिल्कुल अलाउड नहीं था. ऑल इंडिया लेवल पे पूरा लॉकडाउन चल रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन. तो उन्होंने उनको ऑनलाइन वहां पे प्लेस किया ऑर्डर. अब उनकी नेबर का ऑर्डर जल्दी मिल गया, इनका ऑर्डर नहीं आया. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गूगल पे डीमार्ट का नंबर सर्च किया, इनको वहां पर डीमार्ट का नंबर दिखा, डीमार्ट इंदौर, और जो उनकी ब्रांच थी वहां पर उन्होंने कॉल की. उस नंबर पे कोई कॉल नहीं उठाया गया. लेकिन 2 मिनट बाद इनके पास दूसरे नंबर से फोन आता है कि आपने हमको कॉल किया था. तो उन्होंने बोला हाँ मैंने डीमार्ट को लगाया था. बोले हाँ हम वहीं से बोल रहे हैं, बताइए आपको क्या इश्यू. तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली में आई हैव प्लेस्ड माय ऑर्डर, और मेरे पड़ोस में जो हमारे जो नेबर है उन्होंने भी साथ में ऑर्डर प्लेस किया था, उनका ऑर्डर आ गया, मेरा नहीं आया. तो आप बताएंगे क्यों नहीं आया, कब तक आएगा हमारा ऑर्डर, हमने भी आपको ऑर्डर किया था. तो उन्होंने बोला मैडम एक्चुअली मैं आपको एक ऐप डाउनलोड कराता हूँ जिसके थ्रू विच यू योरसेल्फ कैन आइडेंटिफाई एंड ट्रेस द योर लोकेशन ऑफ योर पार्सल. जो आपके पार्सल की आप लोकेशन खुद ट्रेस कर पाएंगे. अब ये जो बंदा था ये साइबर क्रिमिनल था, ये पूरा गैंग था. इन्होंने उनको उनके मोबाइल पे बात करते करते ही एक ऐप डाउनलोड कराया जिसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस ऐप, जिसको हम बोलते हैं एनी डेस्क. एक क्विक एक्सेस भी होता है हमारा क्विक, हमारे वहाँ टीम व्यूअर जो होता है उसका ही एक अपडेटेड वर्जन है. तो इन्होंने एनीडेस्क उनको अपडेट इंस्टॉल करवाया. उस एनीडेस्क में से एक ओटीपी नंबर आया. उन्होंने बोला मैडम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, रजिस्टर्ड कर लीजिए आप, वो नंबर मुझे बता दीजिए. जैसे इन मैडम ने उनको नंबर बताया, इनका मोबाइल की पूरी मिररिंग, जिसको बोलना चाहिए कि मोबाइल का एक्सेस उस पर्सन के मोबाइल में हो गया. अब नाउ इस पर्सन ने वहीं बैठे बैठे उसके मोबाइल से इनके मोबाइल के पेटीएम से 2 बार करके 45,000 रुपए उड़ा लिए. सो डू नॉट रिलाई ऑन गूगल. सी गूगल इज ए फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, ये कमर्शियल वेबसाइट है, वो समाज सेवी नहीं है. तो आप उसको भगवान देवता न माने कि गूगल पे जो नंबर मिलेगा वो ऑथेंटिक है. मैं अपना नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय के नाम से रजिस्टर्ड करा सकता हूँ. गूगल विल नेवर आस्क कि भैया आप ही सच में उनके पीए हो क्या. गूगल को एक फी चाहिए. आप सेंट्रल एक्साइज इंदौर ब्रांच के नाम से मैं अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर अपने घर का स्टोर करा सकता हूँ गूगल पे. गूगल हैव नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट, क्योंकि गूगल तो इतने कंट्रीज में फैला है, उसको कहाँ किसी कंट्री का पता है. वो पूछने जाएगा कि आप सच में इंदौर का एक्साइज ब्रांच को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते. अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इन साइबर क्रिमिनल्स ने क्या किया है, भारत में बड़ी बड़ी रिनाउंड कंपनी, बड़े बड़े रिनाउंड होटल्स, रिजॉर्ट्स, किससे मिलते जुलते या उन्हीं के नाम पर अपने नंबर स्टोर कराए. And now they are cheating to common people who are just simply searching on the Google. So please do not rely on the Google. Through this you can secure your logins and your searching also. Right, sir. Very right. And like indeed, that was exactly the answer that we were looking for. And now we have Sakshi Singh with us who wants to ask a question.
I think it would be the last question because now time is not Yes, permitting. sir. Yeah, yeah. Yes, Sakshi, बोलें गुड please. इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन भी सर सिमिलर ही है लास्ट क्वेश्चन से कि सर जैसे बैन हुई हैं बहुत सारी एप्स, तो नई नई एप्स आजकल आने लग गई हैं और जिनका हमारी रियल लाइफ में भी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है. तो सर वो सबसे पहले परमिशन के लिए मांगते हैं कि अलाउ और डिनाई. तो डिनाई का ऑप्शन तो होता नहीं है, हमारे पास अलाउ का ही ऑप्शन होता है. तो सर हमें कैसे मतलब आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अलाउ करें इसको कि नहीं. See, बहुत सारी एप्स हैं. देखिए, these apps are usually known as third party apps, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं. Got it? So in this virtual world, there is, even in the real world also, nothing is free besides your moms and dads love and affection towards you. इसके अलावा कुछ भी फ्री नहीं है. So if you are asking for a app, तो नेचुरली वो ऐप आपसे 1 रुपया नहीं ले रही, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही, तो आपका डेटा विल बी कॉम्प्रोमाइज. The moment you click I accepted and you give the permission to access your contact list or your gallery, naturally you are giving them a permission that okay, I am ready to share my data. Matlab that you are giving the privilege and then authority to that app that they may use your contact, they may use your photographs also, and they may share this data to anyone anytime in the world. So you have to use the prudence. आपको देखना पड़ेगा. See, one is only necessity, one is only for a hobby or just a chance. तो आपको देखना पड़ेगा, do you really need that application or app, or just for a fun or just for a test and try it? Even if you wish to use that, I would only say that, see, if your data will be stealing, what would happen? There may be chances to have some kind of financial fraud with you. So keep your financial number, which is registered with your bank, your PAN card and your Aadhaar card. Please do not use internet on that particular mobile number. You please have a separate SIM for this kind of social media and other kind of surfing and all, which will be totally separated with this all your financial credential, and you may use that, and then you have no objection to use and accept any kind of app. So ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके कुछ एक फोटोग्राफ्स और कॉन्टेक्ट्स को यूज हो पाएगा, but other credential will be saved. But then Right. also you have to be vigilant, and then you have to be more informed and keep yourself secure. So thank you so very much. मुझे बड़ा अच्छा लगा, यूथ कैबिनेट ने मुझे आज बुलाया है ना, इंडियन यूथ कैबिनेट ने, और आई एम थैंकफुल टू द पीपल कंसर्न हु कॉन्टेक्टेड मी, एंड आउट ऑफ जनरसिटी दे गिव मी अ चांस, अ प्लेटफॉर्म टू मी टू कम over here and then share something which is important for you people as far as the cyber security is concerned. And please be informed, be vigilant and be safe, because first you have to inform yourself and then inform others also, and then you have to be very vigilant. Like you are just asking me that which app, you have to be vigilant. It is easily your gut feeling will tell you no, yeah, this is not good, but sometime with due to peer pressure or something कि अरे कर लेना यार, क्यों इतना टेंशन ले रहा है, but then you will be in trouble. Not only the financial fraud, then another kind of all that your personal dot data, as far as the photographs is concerned, as far as the video clipping is concerned, as far as other detail is concerned, it will be helpful to the people who just wanted or wish to do something misery with you. So please be careful. आपको अदर अपडेट्स के लिए अगर इफ यू विश टू अपडेट योरसेल्फ दैट, मैंने जैसा बताया कि आई हैव वन फेसबुक पेज फॉर दिस कॉज. एवरी डे वी यूज टू अपडेट द पीपल, समथिंग वी हैव टू पोस्ट. So you can search me on all social media. You can search me on Facebook also with the Gaurav Rawal Official. That is GOURAV. You can search me on Instagram also with Gaurav Rawal Official. You can search me on Twitter also with Gaurav Rawal Official. And I am also available on LinkedIn also. And you can mail me on the gaurav.rawalofficial@gmail.com. So please keep yourself updated and make aware your people also about the thing, because now it's a hardcore need. You can't be at home. ऐसा नहीं कि हम रोज अगर एक्सीडेंट हो रहे हाईवे पे तो हम हाईवे पे चलना छोड़ दें, बट वी हैव टू बी कीप द ऑल द सेफ्टी मेजर्स. सो आप इक्विप्ड रहें सेफ्टी मेजर्स से, फिर आप रोज हाईवे पे जाइए, नॉट एन इश्यू. हमको पता होना चाहिए कि किस स्पीड में चलना है, विच इज माई लेन, हमको किस तरह से सिग्नल देना, दैट्स इट.
So this virtual world is just all about this, that you have to keep updated with the law first. तो सबसे पहले तो लॉ बाउंड है हम, कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए। दूसरा, कोई हमारे साथ करे तो हम उसको छोड़े ना। तीसरा, हम दूसरों की भी रक्षा कर सके हमारे साथ, कि ऐसा थोड़ी होता है, हमको पता है क्या नियम है। Got it? So by this we can protect the society and whole fabric of education and economy also. So now Yes. it's up to you. Yes, sir. Thank you so much, sir. It was indeed an honor to have you here. And बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें नहीं पता थी, and ये सब insights बहुत काम आएंगे आगे हमें इंटरनेट यूजेज में भी, और आगे जितना भी हमें सर्फिंग या जो भी करना है। तो अब हमारे पास एक छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स है हमारे इंडियन यूथ कैबिनेट की तरफ से। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मोहित जी को। Please, please. Good evening, Mohit. Thank you so much for inviting me here and give your precious time to all of you and patiently listening to me. Thank you, sir. It was indeed worth listening. Thank you so much.